Hi friends, this is Amit Kabir. You are most welcome to our YouTube channel बयान लीगल अवेयरनेस। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है ग्राउंड्स ऑफ बेल इन आर्गूमेंट्स। तो बेल की जब सुनवाई होती है तो उस समय आपको जज साहब के सामने क्या आर्गूमेंट्स रखने चाहिए, क्या आर्गूमेंट्स देने चाहिए जिससे कि आपको जमानत मिल सके। ये आर्गूमेंट्स जो मैं बता रहा हूँ वो नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि या फिर एंटीसिपेटरी बेल्स के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यदि बेलेबल ऑफेंस है तो आपको कोई बहस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप एक लाइन में बोल सकते हैं कि जज साहब ये सारे अपराध में जो भी सेक्शन लगे हैं सारे बेलेबल हैं, इसमें हमारा राइट बनता है बेल और हमें ज़मानत मिलनी चाहिए। तो उसमें ज़मानत मना करने का, उसे नॉट अलाउ करने का कोई भी अधिकार जज को नहीं है। ये आपका अधिकार है कि आपको ये ज़मानत मिलेगी, ग्रांट होगी। तो दोस्तों, जो हम कॉमन ग्राउंड्स ऑफ बेल्स की बात कर रहे हैं तो वो हम कर रहे हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस में या फिर एंटीसिपेटरी बेल्स में। तो फ्रेंड्स, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उन सभी केसों के फैक्ट्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं। सब केसों में जो एफआईआर लिखाई जाती है उसके अंदर जो भी फैक्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनमें तीन चीज़ें कॉमन होती हैं कि घटना किस तारीख को घटित हुई, और घटना का समय, और घटना किसके द्वारा कारित की गई। तो सबसे पहले हमें एफआईआर पढ़ के इन तीन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। तो इससे आप बहुत सी चीज़ों को पता लगा सकते हैं जिससे आप आर्गूमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने एफआईआर पढ़ी, एफआईआर में घटना लिखाई गई, जैसे 21 अगस्त की घटना लिखाई गई और जो एफआईआर हुई वो 23 अगस्त को हुई। तो आपको ये स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स मिल गया पुट करने के लिए कि जो घटना हुई वो 21 अगस्त को हुई और इन्होंने एफआईआर लिखाई 23 अगस्त को, मतलब 2 दिन बाद। तो यहाँ पर क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने कई डिसीजनों में कहा है कि जो एफआईआर होनी चाहिए वो विद इन 24 आवर्स, या तो घटना के तुरंत बाद, मतलब जो एफआईआर होनी चाहिए वो घटना के तुरंत बाद हो जानी चाहिए। यदि किसी कारण लेट हो रहा है तो 24 घंटों में हो जानी चाहिए। तो 24 घंटे जो बताए गए हैं वो काफ़ी केसों में बताए गए हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि केवल 24 घंटे में हो। तो यदि 24 घंटे में भी नहीं होती, 24 घंटे से ऊपर लग जाते हैं एफआईआर लिखाने में दूसरी पार्टी को हमारे अगेंस्ट, तो उसका एफआईआर में एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि इतना टाइम हमें क्यों लग गया। उसको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि ये लड़की का मामला था, छेड़छाड़ी का मामला था, इसलिए हमारे घर वाले कह रहे थे कि एफआईआर नहीं लिखाई जाए। फिर हमने बहुत सोचा कि एफआईआर लिखानी चाहिए, तब हमने एफआईआर लिखी है, एफआईआर हमने राइट डाउन करवाई। तो ये सब होना चाहिए। तो एफआईआर अगर उसने लेट लिखाई है और उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है तो ये आपके लिए बेल पाने का, बेल अलाउ करवाने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक आर्गूमेंट है। तो फ्रेंड्स, हमने ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ देखी कि आपको जब भी आप बेल की बहस करने जाते हैं तो एफआईआर को ठीक से पढ़ें, और एफआईआर में, प्रत्येक एफआईआर में ये तीन चीज़ें लिखी जाती हैं। अगर ये तीन चीज़ें नहीं लिखी गई तो एफआईआर बहुत कमज़ोर प्रकृति की हो जाती है, बहुत संदिग्ध हो जाती है, और ऐसे मामलों में बेल आसानी से मिल जाती है। जैसे कि एफआईआर में घटना की तारीख बताई गई, समय नहीं बताया गया, तो आप इस समय के आधार पर ले सकते हैं कि जिस तारीख की 21 अगस्त की ये घटना बताई जा रही है सर, 21 अगस्त की, लेकिन इसमें समय तो कोई नहीं बताया गया। इसमें केवल शाम लिखा है कि शाम को घटना हुई, कितने बजे घटना हुई, लगभग कितने बजे घटना हुई, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया सर, इसलिए हमें बेल मिलनी चाहिए। तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि और क्या कॉमन ग्राउंड्स होते हैं जो ज़्यादातर सभी वकील यूज़ करते हैं। और जब इतने ग्राउंड्स आप सीख जाते हैं तो उसके बाद आपका इतनी नॉलेज बढ़ जाती है कि आप और ग्राउंड्स अपने आप ढूंढने लगते हैं एफआईआर पढ़ के,
और फैक्ट्स देख के घटना के, तो आप पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी जो वीडियो है वो नई एडवोकेटों के लिए है, या फिर उन एडवोकेटों के लिए है जो जिनका लॉ कमज़ोर है और वो एफआईआर वो बेल के ग्राउंड्स जानना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर ग्राउंड है, तो हमें जज साहब के सामने ये कहना है कि मैं कानून में आस्था रखने वाला एक शांति प्रिय व्यक्ति हूँ। सर, मैं कानून में आस्था रखने वाला एक शांति प्रिय व्यक्ति हूँ। तो ये पहला एक छोटा सा आर्गूमेंट हो गया। और दूसरा आपको कहना है, यदि आपको बताना है कि मैं क्या करता हूँ। यदि मैं एक मज़दूर हूँ तो आपको कहना है मैं एक मज़दूर हूँ, मेहनत मजदूरी करके सर अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, ये आपको बताना है। या फिर आप दफ्तर की नौकरी करते हैं तो सर मैं एक छोटी सी दफ्तर की नौकरी करता हूँ जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। तो ये आपको आर्गूमेंट दे देना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको तीसरा और चौथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण, तीसरा जो आर्गूमेंट और चौथा आर्गूमेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो पहला दूसरा आर्गूमेंट को और भी ज़्यादा छोटा कर सकते हैं, उसे नहीं बोल सकते हैं यदि आपको इतना टाइम नहीं मिल रहा है। जज साहब कह रहे हैं कि शॉर्ट में सुनाइए, तो आप तीसरा या चौथा आर्गूमेंट ज़रूर दें। तो तीसरा आर्गूमेंट इसमें है, सर मुझे केवल इन्होंने केवल जानबूझ के रंजिशवश इस मुकदमे में झूठा फंसाया है। उसके आगे आप कारण दे सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर कारण क्या होते हैं, कोई सामाजिक कार्य करता है उसे झूठे मामले में फंसाया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, सर मुझे केवल रंजिशवश इस झूठे मामले में फंसाया गया है। सर मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, गरीबों मजलूमों दुखी लोगों की सर बात को सुनता हूँ, उनकी मदद करता हूँ। सर कोरोना वायरस के टाइम पर भी मेरे द्वारा इन लोगों की काफ़ी मदद की गई, इसलिए मेरी एक समाज में ख्याति है, रेपुटेशन है। इसी मेरी छवि को धूमिल करने के लिए, मेरी छवि पे स्टिग्मा लगाने के लिए इन्होंने मेरे विरुद्ध ये झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। तो ये आप दूसरा स्ट्रॉन्ग ये आर्गूमेंट देंगे कि मेरे विरुद्ध ये झूठा मुकदमा लिखाया है। और जो तीसरा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आर्गूमेंट है वो है, सर मेरी कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, सर मेरी कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, और कभी भी मैं किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में सर मैं कभी भी शामिल नहीं रहा हूँ। तो ये आपको चौथा आर्गूमेंट देना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्गूमेंट हैं। फिर आपको जो सेक्शन लगे हुए हैं जैसे कि छेड़छाड़ का, मारपीट का, तो आपको बोलना है, सर मेरे द्वारा इस प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई, कोई भी किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई, ना ही किसी के साथ मारपीट की गई है। सर ये मेरे विरुद्ध एकदम झूठा मुकदमा लिखाया है, बिल्कुल सरासर झूठा है। फिर यदि आपने उसके बाद मामला दर्ज कराने की कोशिश की है, और तो आप ये भी कह सकते हैं जैसे कि दो पक्षों में लड़ाई हो जाती है और उस पक्ष की गलती थी और उसी ने झूठा मुकदमा आपके विरुद्ध लिखा दिया, तो आप उसमें कह सकते हैं, सर इन्होंने बिल्कुल झूठा मामला मेरे विरुद्ध दर्ज कराया है। सर घटना तो ये है कि इन्होंने 26/6/2020 को या 26 अगस्त 2020 को 3 बजे सर इन्होंने मेरे साथ मारपीट की। इन्होंने सर मेरे घर में जो नाबालिग मेरी लड़की थी उसके साथ छेड़छाड़ की सर इन्होंने, और सर झूठी रिपोर्ट हमारी सर इन्होंने दर्ज करा दी। सर हमारी कोई भी थाने पे सुनवाई नहीं की गई। हमने सर डीएम एसएसपी सबको अवगत कराया, लेकिन सर हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और इनकी झूठी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। सर झूठी रिपोर्ट इनकी दर्ज कर ली गई सर, इसलिए हमने सर आप महोदय के सामने इसी न्यायालय में सर 156(3) फाइल भी किया है। यदि आपने 156(3) फाइल किए है तो आप कह सकते हैं कि हमारा, इसीलिए सर हमने 156(3) फाइल की है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैलिड पॉइंट है कि आपने कोशिश की एफआईआर लिखाने की, तो हो सकता है कि गलती दूसरे पक्ष की हो, तो जज को आप इस पर आप उसका विश्वास दिला सकते हैं और इस प्रकार बेल पा सकते हैं। और भी इसमें अलग अलग होते हैं, इतना बोलना काफ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको ये सब बोलना है। तो इसमें मैं कुछ और टॉपिक ले लेता हूँ जो भिन्न भिन्न एफआईआर के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि जो मैंने पहला बताया था कि एफआईआर घटना के 3 दिन बाद लिखाई गई।
सर तो आप जज साहब से आर्गूमेंट दे सकते हैं सर। जो एफआईआर सर लिखाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में कहा है कि एफआईआर घटना के 24 दिनों के बाद, या मतलब सर घटना के तुरंत बाद लिखानी चाहिए एफआईआर। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो सर सूचना होती है वो घटना के तुरंत बाद देनी चाहिए, या फिर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो विद इन 24 आवर्स दे देनी ही चाहिए। लेकिन सर इन्होंने घटना के 3 दिन बाद सर एफआईआर लिखाई, और ना उसका कोई एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों डिले हुआ, ऐसा कुछ भी सर एफआईआर में नहीं बताया। तो सर ये पूरी एफआईआर संदिग्ध है, इसलिए सर मुझे बेल मिलनी चाहिए। तो आपकी अगर एफआईआर में ये ही पॉइंट है कि एफआईआर देर से लिखाई गई है, तो इस पर सबसे ज़्यादा आप एम्फेसाइज करें, इसी पर सबसे ज़्यादा गौर करें कि जज साहब हमारा इसी पर सबसे ज़्यादा इसी के कारण हम बेल मांग रहे हैं, इस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करें, कहने का मतलब ये है। और होता है प्ली ऑफ एलिबाई, तो ये भी बहुत अच्छा आर्गूमेंट है प्ली ऑफ एलिबाई, कि सर जिस दिन की ये घटना बताई जा रही है 26 अगस्त 2020 की ये घटना बताई जा रही है, तो सर उस दिन तो मैं सर आगरा में था ही नहीं, उस दिन मैं घटना स्थल पर था ही नहीं, उस सिटी में ही नहीं था सर। मैं तो उससे 200 किलोमीटर दूर था सर, इस सिटी में था मैं। तो मैं सर किस प्रकार से कर सकता हूँ? तो आप कह सकते हैं कि सर मैं उस दिन तो पूना में था, सर, अपने व्यापार के कारण सर मैं अपने पूना में था उस दिन। तो मेरे द्वारा सर घटना कैसे कारित की जा सकती है जब मैं उस दिन था ही नहीं? तो सर हम प्ली ऑफ एलिबाई के आधार पर सर हम बेल मांग रहे हैं सर। तो प्ली ऑफ एलिबाई का भी आप बचाव ले सकते हैं बेल एप्लीकेशन के आर्गूमेंट्स में, ये ले सकते हैं। और आप अपने घर की स्थिति बता सकते हैं, सर मैं आगरा में इस जगह पर 25 साल से रह रहा हूँ सर, मेरे विरुद्ध अभी तक ऐसी कोई भी सर मेरे विरुद्ध ऐसी कोई भी मामला मेरे विरुद्ध दर्ज नहीं कराया गया है। सर मुझे बेल दे दी जाए, मैं इतना पुराना यहाँ इस शहर में इस जगह पर रहने वाला हूँ सर, मैं कहीं भी भाग के नहीं जाऊँगा। और अगर मुझे बेल दे दी जाती है तो सर मैं बेल के बॉन्ड का पूरा पालन करूँगा। तो सर मुझे बेल दे देनी चाहिए। तो ये आप आर्गूमेंट दे सकते हैं। और आप बता सकते हैं जैसे कि मैं सर 45 साल का व्यक्ति हूँ, और जिस व्यक्ति के सर संबंध में छेड़छाड़ की बात की जा रही है उतनी उम्र की तो सर मेरी खुद बच्ची है सर, मेरी खुद लड़की है सर। तो आप सोचिए सर मैं ऐसा कैसे करूँगा? तो आप ये बता सकते हैं। तो आपको अपना माइंड ब्रॉड करना है, आपको नए नए आर्गूमेंट्स ढूंढने हैं। तो ये कॉमन आर्गूमेंट्स हैं जो आप बेल्स एप्लीकेशन में दे सकते हैं, क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का नया डिसीजन आया है वो भी आप एंड में कोट कर सकते हैं कि सर बेल देना एक नियम है और बेल ना देना एक अपवाद है। तो सर ये किसी अपवाद में नहीं आता है, इसलिए हमें सर बेल मिलनी चाहिए। तो आप इस डिसीजन को भी कोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि आप बेल की बहस में किस प्रकार से आर्गूमेंट कर सकते हैं इफ़ेक्टिव तरीके से। तो इसमें मैंने काफ़ी पॉइंट ढूंढे बनाए मैंने, जिसको आपको हम बता सकें जो कोर्ट में यूज़ किए जाते हैं। तो ज़्यादातर मैक्सिमम 80 से 90% इन्हीं आर्गूमेंट्स के जरिए लोग बेल करा लेते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि नए एडवोकेट्स को पता चल सके कि बेल आर्गूमेंट्स में किस तरह आर्गूमेंट्स रखे जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।